Hello students, in this session we will be taking up questions of probability that have appeared in SNAP previous year examinations. So firstly, let us revise the basic concept of probability in 1 or 2 minutes and then we will go through the questions. So what is probability? Probability is number of favorable outcomes divided by number of total outcomes is sample space okay, and favorable outcomes is the particular event that we are targeting. So probability of an event is equal to number of elements in the event set, the favorable set, and divided by number of elements in the sample space. So for example, कि अगर हम एक डाइस को रोल करा रहे हैं और डाइस रोल में वी नीड इवन आउटकम, इवन नंबर चाहिए. सो इवन आउटकम, टोटल आउटकम्स कितने होंगे डाइस रोल में? 6 आउटकम्स होंगे टोटल. इवन होंगे 2, 4 and 6, यानी कि टोटल 3 आउटकम्स आर इवन. So probability of an even outcome will be equal to number of favorable outcome which is 3 divided by number of total outcome which is 6, यानी कि 1/2, which is 50%. This is first thing. Secondly, अगर हमें probability किसी event के ना होने की जाननी है which is represented by E dash, that event won't happen. So that will always be equal to 1 minus probability of that event happening. बिकॉज या तो प्रोबेबिलिटी, या तो वो इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा, तो दोनों का जो प्रोबेबिलिटीज का सम है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. और किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होगी. इट विल ऑलवेज बी, या 0 हो सकती है और या फिर एट द मैक्स 1 हो सकती है. सो 0 से लेके 1 के बीच में हमेशा होगी, ना निगेटिव हो सकती है ना ही 1 से ज़्यादा हो सकती है प्रोबेबिलिटी. अगर कभी भी आपका प्रोबेबिलिटी निगेटिव आ रहा है या 1 से ज़्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली देयर हैज़ बीन सम मिस्टेक. ओके, क्लियर है? बाकी अब क्वेश्चंस पे चलते हैं एंड आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको आता ही होगा, तो अब क्वेश्चंस पे सीखते हुए चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर होम टू स्कूल इज गिवन एज फॉलोज. अब डेटा दिया हुआ है 40 स्टूडेंट्स का एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट लिव्स एट लीस्ट 7 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्कूल. एट लीस्ट 7 which implies greater than and equal to 7 as well. Okay, as we observe the 40 values, there are many values which are greater than 7, rather too many values, isn't it so? So right approach क्या होगा, instead of finding कि हम probability निकालें कि greater than equal to 7 किलोमीटर वाली values कितनी है, हम ये कर सकते हैं कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लेस देन 7 वाली वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें और उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विल गेट अवर आंसर. सो लेस देन 7 वैल्यूज कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then 9. Total 9 values are there. So probability for this will be 9 और total values है 40. 9/40 यानी 1 minus 9/40 हमारा आंसर हो जाएगा 31/40, which is greater than 0.75 या exactly आएगा ये 0.775. That will be our answer. बट क्वेश्चन का ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर. इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 of the session. In a box of 20 transistors, 4 are defective. If 2 transistors are chosen randomly, what is the probability that at least 1 is defective? We are choosing 2 transistors randomly. So what is the probability that at least 1 is defective? So there will be cases because हमें at least 1 defective चाहिए. So greater than equal to 1 defective, which implies that first case will be that 1 is defective. 1 is defective and second case will be both are defective. टोटल 20 ट्रांजिस्टर्स है, ठीक है. तो 1 इज डिफेक्टिव वाला केस में कितने तरीकों से एक डिफेक्टिव हो सकता है, यानी कि 20 में से हमारे 4 डिफेक्टिव हैं, 4 डिफेक्टिव है, बाकी जो 16 है वो सही है.
सो वन डिफेक्टिव होगा तो इन 4 में से एक चूज करेंगे और बाकी 16 में से एक चूज करेंगे, तभी वन डिफेक्टिव होगा। तो वन डिफेक्टिव वाले केस में नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 4c1 इंटू 16c1, और दोनों डिफेक्टिव वाले केस में आ जाएंगे जब हमने दोनों ही ट्रांजिस्टर 4c2 से चूज किए होंगे और एक भी नहीं चूज किया होगा 16 वालों से, यानी 16c0 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, और या तो एक डिफेक्टिव होगा या दोनों होंगे। तो टोटल कितने तरीके आ गए हमारे काम के तरीके? 4c1 इंटू 16c1 प्लस 4c2, एंड दैट विल बी 4 इंटू 16 64 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 70। Isn't it so? अगर इस क्वेश्चन में नन ऑफ दीज नहीं गिवन होता तो यहां से ही हमको पता लग जाना था कि 70 वैल्यू आ रहा है, तो डेफिनेटली 4/19 या 12/19 तो आंसर नहीं होगा। तो आंसर या तो बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। बी और डी में से कौन सा होगा अभी भी चेक करना पड़ेगा, बिकॉज नन ऑफ दीज इज गिवन, अदरवाइज यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया था। इज दैट क्लियर? अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी, जब हम 20 में से कोई भी दो चूज करें, 20c2, that will be 20 into 19 divided by 2, which is equal to 190. So our answer will be 70 upon, probability of this will be 70 upon 190, which is 7/19. So option B will be our answer. Is this clear? Okay. ठीक है, but that is method number 1, regular method. Why will we do this when we can solve it in one less step? So instead of solving these two cases, what we can do, कि हमें क्या चाहिए, at least one is defective. So instead of finding at least one is defective, we will find जबकि कोई भी डिफेक्टिव नहीं होगा, और अपनी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन नन इज डिफेक्टिव। ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है यानी कि सारे के सारे सही हैं, तो 16 में से दोनों चूज करेंगे, डिवाइडेड बाई 20c2, और 16c2 आएगा 16 इंटू 15/2 यानी कि 120। सो 1 माइनस 120 by 190, that will be equal to 7/19. Easier stuff, isn't it so? Okay, so we'll always try to go by that particular solution, that particular method जहाँ पे कि हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो। ओके, अगर डायरेक्टली निकालने में नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे तो डायरेक्टली करेंगे, अदरवाइज फिर 1 माइनस दैट वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Class 1 has 6 boys and 4 girls. Class 2 has 5 boys and 5 girls. Class 3 has 4 boys and 6 girls. If a boy is selected, then what is the probability that he is from class 1? So it is given that a boy is selected. Basically Bayes theorem का क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में समझ, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो वी हैव बीन गिवन दैट अ बॉय हैज बीन सेलेक्टेड, और हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की फाइंड आउट करनी है दैट ही इज फ्रॉम क्लास 1। जो चीज गिवन है हमको दैट बॉय इज सेलेक्टेड, तो दिस बिकम्स अवर सैंपल स्पेस। ओके, सो दैट इज द केस। अब क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं? देखो 3 क्लासेस है हमारी, अगर बॉय को सेलेक्ट किया है तो या तो वो क्लास 1 से होगा, या क्लास 2 से होगा, या क्लास 3 से होगा। सो क्लास 1 से हो सकता है, क्लास 2 से हो सकता है, और ये कैन बी फ्रॉम क्लास 3, और तीनों में से कोई भी क्लास चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। Isn't it so? If we've chosen class 1, तो क्लास 1 में से हमें बॉय को ही चूज करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 बॉयज हैं टोटल, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 6/10 विल बी द प्रोबेबिलिटी। तो 1/3 इंटू 6/10, बिकॉज पहले हमको क्लास को चूज करना है और फिर बॉय को भी चूज करना है, तो यानी कि क्लास को चूज करना और बॉय को चूज करने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होंगी एक दूसरे से, बिकॉज एंड इज देयर। ये ध्यान रखना है, एंड में हमेशा मल्टीप्लीकेशन होगा और में हमेशा एडिशन होगा। ओके, सो यहां पे सिमिलरली क्लास 2 के केस में 5 बॉयज 5/10 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, और क्लास 3 के केस में 4 बॉयज यानी कि 4/10 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज द सिनारियो। हमारा काम क्या है? ये आ गई टोटल प्रोबेबिलिटी, जबकि एक बॉय को हमने सेलेक्ट किया है। प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय इज सेलेक्टेड, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। बट क्वेश्चन हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फ्रॉम क्लास 1, तो हमारा जो काम का इवेंट है वो ये वाला है। सो आवर आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फ्रॉम क्लास 1, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो 1/3 इंटू 6/10 डिवाइडेड बाई ये पूरा का पूरा समेशन, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय इज सेलेक्टेड। तो 1/3 तो बाहर कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा 6/10 प्लस 5/10 प्लस 4/10।
सो 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बेसिकली 10 से 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा 15, सो आंसर विल बी 2/5। ओके, बट क्योंकि आंसर हमारा डायरेक्टली ऐसा आ रहा है कि 6/6 + 5 + 4, इससे ये प्रिजम्पशन नहीं लेना है कि हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस सीधे सीधे जो क्लास 1 में नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उनको न्यूमरेटर में रखते और सबको डिनोमिनेटर में रखते। नहीं, अगर ऐसे करते तो इस क्वेश्चन में आंसर तब भी सही आ जाता, बट ये अप्रोच गलत है, बिकॉज अगर हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक क्लास में सेम नहीं होते तो प्रॉब्लम हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास 3 में हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 11 होते तो 4/11 वैल्यू आती, तो फिर ये 10 सीधे सीधे कैंसिल आउट नहीं होता। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, सो हमेशा अप्रोच जो है, वो जो प्रॉपर अप्रोच है वो समझ के करना है और कॉन्सेप्चुअली एरर नहीं करना है। ओके, बिकॉज कभी कभी गलत तरीके से भी सही सॉल्यूशन आ जाता है, बट इफ द मेथड इज रॉन्ग देन दैट पर्टिकुलर पाथ इज रॉन्ग इन एनी केस, किसी और क्वेश्चन में फंसा देगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 1/3 भी कैंसिल आउट हो रहा है, बट 1/3 को लिखना इसलिए जरूरी है, समझना इसलिए जरूरी है, लिखो अगर नहीं भी लिखोगे क्योंकि कैंसिल आउट होने वाला है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज किसी और क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि किसी एक पाथ को चूज करने की प्रोबेबिलिटी दूसरे पाथ को चूज करने से ज्यादा हो। ओके, या फिर क्वेश्चन ही मेंशन करे कि क्लास 1 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो फिर सिनेरियो बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is saying A and B speak truth 70% and 80% of the time respectively. What is the probability that they will contradict each other? A बोल रहा है 70% टाइम सच, B बोल रहा है 80% टाइम सच, और उनको एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करना है। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जब A सच बोलेगा तो B झूठ बोलेगा, या फिर जब B सच बोलेगा तो A झूठ बोलेगा। क्लियर है? अब A सच बोल रहा है 70% टाइम, तो A के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.7, और ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि ए झूठ बोले। ठीक है, उल्टा टी इज झूठ बोलना, फॉल्स। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी दैट ए झूठ बोले दैट विल बी 1 माइनस 0.7, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.3। सिमिलरली बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 0.8, तो बी के झूठ बोलने की हो जाएगी 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2, और दोनों चीजें हमको एक साथ चाहिए भाई। जब ए सच बोले तो बी को झूठ बोलना है, तो एंड है, मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली जब बी सच बोले तो ए को झूठ बोलना है, सो दैट विल ऑल्सो मल्टीप्लाई, और या तो पहला केस होगा या दूसरा केस होगा, तो यहाँ पे और है, सो दीज टू केसेस विल एड अप, सो आवर प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 0.7 into 0.2 0.14 plus 0.24, so the answer will be 0.38. easy question. okay, next question पे चलते हैं। question is saying Ajit, Ravi and Hari were trying to hit a target. If Ajit hits the target 5 times in 8 attempts, Ravi hits it 3 times in 5 attempts, and Hari hits it 2 times in 4 attempts. So what is the probability that the target is hit by at least 2 persons? At least 2 persons are going to hit the target. Okay, so क्या क्या केसेस बन सकते हैं? At least 2 है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो यानी कि या तो ऐसा होगा कि अजित और रवि और हरि में हम बात करें तो या तो अजित और रवि ये दोनों हिट करेंगे, हरि हिट नहीं करेगा, या अजित और हरि हिट करेंगे, रवि हिट नहीं करेगा, या रवि और हरि हिट करेंगे पर अजीत हिट नहीं करेगा, और लास्ट केस बनेगा हमारा जबकि तीनों ही हिट करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 2 है, तो ये 4 केसेस बनेंगे हमारे। चारों केसेस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी और फिर उनको एडअप करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो पहले वाले केस में प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? अजीत हिट करता है टारगेट को 5 टाइम्स इन 8 अटेम्प्ट्स, यानी कि अजीत के हिट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/8, रवि के हिट करने की क्या होगी? 3/5, और हरी हिट ना करे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2/4 है उसके हिट करने की, ना हिट करने की होगी 1 माइनस 2/4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2/4, सो दिस विल बी दिस केस। ठीक है, फिर सेकंड वाले केस में क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? अजीत हिट करे यानी कि 5/8, रवि ना हिट करे तो 1 माइनस 3/5 यानी कि 2/5, और फिर 2/4 फॉर हरी। थर्ड केस, अजीत को हिट नहीं करना है सो 3/8 मल्टीप्लाइड बाई रवि को हिट करना है 3/5 इंटू 2/4, और लास्ट सिनेरियो जबकि तीनों को ही हिट करना है तो दैट विल बी 5/8 इंटू 3/5 इंटू 2/4। अब सब में न्यूमरेटर देखो कैंसिल आउट इसलिए नहीं करना है बिकॉज हमें अल्टीमेटली डिनोमिनेटर सेम रखना है।
ठीक है, ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। सबको सम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 4 160, न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी पहले वाले से 5 या 15 दूना 30 30 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 2 18 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 2 30 अगेन। So value will be 30, 30, 60, 20, 80, 18, 98, 98 divided by 160. So the answer will be 49 divided by 80. Option D will be our answer. क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये भी कर सकते थे, क्योंकि हमें एटलीस्ट 2 चाहिए है कि कोई भी हिट ना करे, ठीक है, कोई भी हिट ना करे, यानी कि 0% हिट करे प्लस 1% हिट करे। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को जोड़ के हम टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते तो भी हमारा आंसर निकल आता। लेकिन वहां पे भी 4 ही केस बनने वाले हैं, वहां भी 4 ही केस बनने वाले हैं, कोई आसानी तो किसी तरह का होने वाला नहीं है। सो यही मेथड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, जो मैंने बार बार रिपीट किया, कि आपको यहाँ पे ये नहीं करना है कि आपने 2 4 कैंसिल आउट करना चालू कर दो, काटना पीटना चालू कर दो, बिकॉज उसके बाद में हर एक वैल्यू का डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन को चीज़ों को ऐड करने में प्रॉब्लम आएगा। सो हमेशा ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे लास्ट में ही सारा कैंसिलेशन करना है, पहले सब चीज़ों को एडअप कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is saying a box contains 11 cards with 1 to 11 consecutive numbers. If we take 5 cards in random without replacement from this box, what is the probability that the median of the numbers selected is 3? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। सो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो इस क्वेश्चन में जरूर करो कि पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करो। आइडियली हर एक क्वेश्चन में ये करना चाहिए था, पर अगर अभी तक नहीं किया है तो इस क्वेश्चन में जरूर करो कि पॉज करके पहले इसको खुद से सॉल्व करो, उसके बाद में ही सॉल्यूशन को चेकआउट करो। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 11 कार्ड्स, 1 से 11 तक के कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। इफ वी टेक 5 कार्ड्स इन रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस बॉक्स, हमें 5 कार्ड्स को रैंडमली चूज करना है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मीडियन ऑफ द नंबर्स सेलेक्टेड इज 3? मीडियन क्या होता है, व्हेन द नंबर्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नंबर्स लिए हैं 2 7 6 5 9, तो सबसे पहला काम करेंगे इन सारे के सारे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद में ही मीडियन निकालते हैं। सो 5 नंबर्स आर देयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दीज विल बी 2 5 6 7 and 9. Now we have to find out median. Median will be the middlemost value. So this is the middlemost value. So this will be our median. Is that it so? Clear है? So question हमें information क्या दे रहा है? That median of the selected numbers is 3. We are selecting 5 numbers from 1 to 11 and median is 3. Median is 3 का मतलब क्या हुआ? Total 5 numbers we are going to select. और increasing order में अगर हम लिखेंगे उनको, so middlemost value will be 3. And if middlemost value is 3 in increasing order, then definitely उससे पहले की जो दो वैल्यूज है 1 और 2 ही हो सकती है, कुछ और हो ही नहीं सकती। So that is fixed, isn't it so? बाद की वैल्यूज जो होंगी 4 से 11 के बीच में कोई भी दो वैल्यूज हो सकती हैं, 4 से 11 के बीच में कोई भी दो वैल्यूज हो सकती हैं, और 4 से 11 के बीच में टोटल नंबर्स हैं 8, यानी कि 8C2 टोटल केसेस बनेंगे। फेवरेबल केसेस बिकॉज जब मीडियन हमारा 3 आएगा, isn't it so? ये हमारे फेवरेबल केसेस हो गए, काम के केसेस हो गए। और टोटल केसेस क्या होंगे, जब हम 11 में से 5 सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 11C5। सो प्रोबेबिलिटी हमारी आ जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 8C2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल केसेस, यानी कि 11C5। 8C2 होगा 8 इंटू 7 बाई 2, और 11C5 हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और डिवाइड बाई 5 का फैक्टोरियल, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, सो 5 इंटू 2 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 3 से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, फिर 4 से यहाँ पे 2 बचेगा। ओके, सो ऊपर और 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो क्या बच गया हमारा, ऊपर बचा है 4 और नीचे बचा है 11 इंटू 3 इंटू 2, और तो कुछ बचा नहीं है, isn't it so? तो वैल्यू आ जाएगा 4/66 यानी कि 2/33। दिस विल बी अवर आंसर। कोई भी ऑप्शन वैल्यू मैच नहीं कर रही है, ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर। क्लियर है? ओके, कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शंस ट्रिकी है। ऑप्शंस कैसे ट्रिकी हैं कि अगर आप ऑप्शन नंबर सी को ऑब्जर्व करो, देखो वन यहाँ तो 128 डिनोमीटर में है, यहाँ 189 है, ये दोनों तो 33 के मल्टीपल ही नहीं है, बट 231 इज मल्टीपल ऑफ 33, और 231 है क्या एग्जैक्टली, यह है 33 इंटू 7, और ऊपर है 14 विच इज 2 इंटू 7। सो डेफिनेटली ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर। तो यहाँ से ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि कभी कभी ऐसे ऑप्शन भी दे सकते हैं स्नैप में फंसाने के लिए, कि बेसिकली आपका जो आंसर आ रहा है वो दिख नहीं रहा है, बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द आंसर इन दिस केस। इज दैट क्लियर? आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट है तो है। ठीक है, सो ये एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, अगर एग्जाम में कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो एक बार देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई मल्टीपल दे दिया है साथ में। ठीक है, तो 7 को उन्होंने कैंसिल आउट नहीं किया कैलकुलेशन में अपनी। सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 14/231। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a smartphone factory, robot A, B, and C manufacture 25%, 35%, and 40% circuit board respectively. For each of the robots, faulty circuit boards are 5%, 4%, and 2% respectively. What is the probability that the printed circuit board is defective? Defective if one circuit board is picked at random. 3 robots हैं A, B, and C, and they are manufacturing 25%, 35%, and 40% circuit boards. And for each of the robot, faulty circuit boards कितने हैं? Faulty. For robot 1, faulty are 5%, यानी कि 1/20. For robot 2, they are 4%, यानी 1/25. And for robot 3, they are 2%, यानी कि 1/50. So परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। हमें क्या चाहिए कि डिफेक्टिव कितने केसेस में निकलेंगे? तो रोबोट ए बना रहा है 25%, और उनमें से 1/20 डिफेक्टिव होंगे, यानी कि 25/20% डिफेक्टिव होंगे रोबोट ए से बनाए हुए, यानी टोटल में से 25/20% डिफेक्टिव वो होंगे जो रोबोट ए से आए होंगे, 25/20%, प्लस रोबोट बी के केस में दैट विल बी 35/25%, प्लस रोबोट सी के केस में 40/50%। ये वैल्यू आएगी 1.25%, प्लस दिस विल बी 1.4%, प्लस दिस विल बी 0.8%। टोटल आ जाएगा 1.25 प्लस 1.4, 2.65, 3.45%। और डेसिमल में इसको करेंगे तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो दिस विल बी 0.0345, यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, बिकॉज दिस सेम वेरी कन्वीनियंट, इसलिए हमने उसको ऐसे किया। अदरवाइज 25% को 0.25 भी लिख सकते थे और 0.05 लिख सकते थे, बट उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा टीडियस होता। फ्रैक्शन में करना इज ऑलवेज मच ईजियर। ठीक है, और यहाँ पे 25% की जगह 1/4 लिखते, 35 की जगह 7/20 लिखते, वैसे भी कर सकते थे, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बट क्वेश्चन में हमें कोशिश यही करना है कि जितना हम क्वेश्चन को आसानी से कर सके और हमारी कैलकुलेशन ईजी हो सके। अगर ईजी कैलकुलेशन हमारी फ्रैक्शन में करने से है तो फ्रैक्शन में करेंगे, अगर ईजी कैलकुलेशन हमारी परसेंटेज में करने से है तो परसेंटेज में करेंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं करनी है अपने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Sonali and Meenal appear in an interview for 2 vacancies in the same post. 2 vacancies are there. ठीक है, the probability of Sonali's selection is 1/7 and probability of Meenal's selection is 1/5. What is the probability that only one of them is selected? अब यहाँ पे 2 वैकेंसीज इसलिए भी दी हुई हैं क्योंकि अगर 2 वैकेंसीज ना हो कि एक ही वैकेंसी होती तो दोनों का साथ में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता था। Isn't it so? ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। सोनाली का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इज 1/7, मीनल का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी इज 1/5। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, यानी कि एक का सिलेक्शन हुआ है तो दूसरे का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। सो जब सोनाली का होगा,
मीनल का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, और जब मीनल का सिलेक्शन होगा तो सोनाली का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। सोनाली का सिलेक्शन होने की प्रॉबिलिटी है 1/7, और मीनल का सिलेक्शन नहीं होने की प्रॉबिलिटी होगी 1 - 1/5 यानी कि 4/5, प्लस सोनाली का सिलेक्शन नहीं होने की प्रॉबिलिटी है 6/7, और मीनल का सिलेक्शन होने की प्रॉबिलिटी 1/5, यानी कि सम आ जाएगा ये 4 + 6 10/35, 10/35 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 2/7। क्लियर? ओके, going to the next question. Question is saying an elevator starts with 5 passengers and stops at 8 different floors of the building. Find out the probability of all the 5 passengers alighting at different floors. Total 5 passengers are there, total 8 floors are there. We have to find out the probability of all the 5 passengers alighting at different floors. ठीक है, यानी कि सेम फ्लोर पे एक से ज़्यादा लोगों को हमें नहीं उतरवाना है। तो क्या अप्रोच होना चाहिए? टोटल 8 ऑप्शन है, 8 फ्लोर्स। पहला पैसेंजर हमने कोई एक चूज किया, तो पहले पैसेंजर के लिए तो 8 में से कहीं पे भी उतर जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक पहले पैसेंजर के लिए टोटल 8 पॉसिबिलिटीज आर देयर। दूसरे वाले को वहां पे नहीं उतरना होगा जहां पे पहला उतर चुका है, तो दूसरे वाले के लिए 7, तीसरे के लिए 6, चौथे के लिए 5 और पांचवे के लिए 4। इजंट इट सो? तो ये तो टोटल केसेस हो गए हमारे 8 × 7 × 6 × 5 × 4। ठीक है, या फिर कह सकते थे कि 8 में से हम पहले 5 को चूज कर लें और फिर 5 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर दें। दोनों बातें एक ही है। ठीक है, तो ये तो हमारे फेवरेबल केसेस हो गए। टोटल केसेस क्या होंगे हर एक के लिए? टोटल केसेस क्या होंगे हर एक के लिए? 8 फ्लोर का ऑप्शन है, यानी कि 8 × 8 × 8 × 8 × 8 यानी 8 की पावर 5। अब इस 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो गया, 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा। ठीक है, और फिर क्या है, हाँ इस 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर बचेगा 3। 7 × 3 × 5, तो दैट विल बी 105। क्लियरली 105 आते ही हमें पता है कि आंसर ऑप्शन बी है, क्योंकि नीचे तो 5 × 2 ही आने वाला है। सो दिस इज आवर आंसर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। John was writing an entrance test. Every question is as a multiple choice question with 4 probable answers and 1 correct answer. 4 probable answers and 1 correct answer. The probability that he knows the answer is 80%. 80% चांस है कि उसको आंसर पता है। ठीक है, और 80% चांस में ये समझना है कि अगर उसको आंसर पता है तो सही पता होगा। Isn't it so? ठीक है, तो आंसर तभी आंसर पता होना है, अदरवाइज कुछ भी थोड़ी पता है। इफ ही करेक्टली आंसर्स द क्वेश्चन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज गेसिंग? क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट ही करेक्टली आंसर्ड ए क्वेश्चन, यानी कि अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड कंडीशन इज दैट ही करेक्टली आंसर्ड ए क्वेश्चन, और अगर करेक्टली आंसर किया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें इस बात की कि ही वाज गेसिंग, क्योंकि अगर करेक्टली आंसर किया है उसने तो 2 केसेस बनेंगे, या तो ही नोज, पता है उसको, यानी कि 80% केस होगा ये, जबकि उसको आंसर पता है, और दूसरा केस होगा दैट ही गेस्ड, यानी कि आंसर नहीं पता था उसको, यानी कि 20% केस होगा बचा हुआ। बट जब वो गेस करेगा तो हमेशा सही तो नहीं होगा। जब वो गेस करेगा 4 ऑप्शन है, जिनमें से कि एक सही है एक करेक्ट है, तो गेस करने पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4, यानी कि गेस किया और सही हुआ, बिकॉज इट इज गिवन दैट इट द आंसर वॉज करेक्ट, तो उसने करेक्टली आंसर किया है। तो गेस करने के साथ में करेक्ट होना भी इंपॉर्टेंट है, तो गेस करेगा तब करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5% ही तो होगा, यानी कि टोटल केसेस में से 80% केस वो हैं जबकि उसको आंसर पता है, और 5% वो केस है जबकि उसने गेस किया है और सही हुआ है, बिकॉज सही होना इंपॉर्टेंट है हमारा, वही सैंपल स्पेस है हमारा, जब गलत हुआ है वो हमारे काम की चीज नहीं है। ठीक है, सो 80% व्हेन ही नोज एंड 5% व्हेन ही गेस्ड एंड इट अपीयर्ड करेक्ट। सो आवर प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज गेसिंग विल बी इक्वल टू वो प्रोबेबिलिटी जबकि उसने गेस किया है और करेक्ट हुआ है, यानी कि 5% ये न्यूमरेटर में आएगा हमारा, और डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि जब उसने करेक्ट किया है यानी 80% प्लस 5%, 80 + 5 यानी 85%, तो 5/85 यानी कि 1/17 विल बी अवर आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ओके। और अगर इस क्वेश्चन में इंस्टेड ये नहीं गिवन होता कि करेक्टली उसने आंसर किया है, तब चीजें बदल जाती हैं उस केस में। तब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है दैट ही गेस्ड
एंड इट वॉज करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि क्या आंसर आएगा, बट ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, क्योंकि जब वो गेस करेगा तो प्रोबेबिलिटी सही होने की है 1/4, बिकॉज 4 में से एक ही ऑप्शन सही है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, साथ में छोटी सी चीज जो मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि ही नोज द आंसर का ये मतलब है दैट व्हाट ही नोज इज करेक्ट। तो कई बार क्या है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वो उसको पता है तब भी 1/4 होगा, तब तो सेम ही होगा ना, पता है तो पता है, वरना पता होने का मतलब क्या है, अगर पता है गलत पता है तो। ठीक है, स्पेशली जब हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ तो हो सकता है कि कभी हमको पता है कि कुछ और आंसर कुछ और है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। This is also a good question. The probability that a student passes in mathematics, physics, and chemistry are M, P, and C respectively. Of these subjects, the student has 75% chance of passing in at least one. कम से कम एक में पास कर जाएगा, इसकी probability is given as 75%, 50% chance of passing in at least two, and 40% chance of passing in exactly two. So which of the following relations are true? अब एम, पी और सी की वैल्यूज तो हमें गिवन नहीं है, क्या हमको गिवन है कि स्टूडेंट हैज 75% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट वन, कम से कम एक में तो पास कर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 75%। यानी कि 75% हमें हमारा क्या क्या इंक्लूड हो गया, या तो वो सिर्फ एक में पास करेगा, इजंट इट सो, या फिर दो सब्जेक्ट्स में पास करेगा, एक में पास करेगा, या फिर दो में पास करेगा, या फिर तीनों में पास करेगा। दैट इज 75%। 50% चांस ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट टू, यानी 50% चांस वो है हमारा, जबकि या तो वो दो सब्जेक्ट में पास करेगा और या तो तीनों ही सब्जेक्ट में पास करेगा। तो यहां से हमें ये तो मिल गया कि वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 25%। ठीक है, फिर हमको गिवन है 40% चांस ऑफ पासिंग इन एग्जैक्टली टू, यानी कि एग्जैक्टली टू में पास करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 40%। ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी जबकि एक में पास करेगा, ये जब दो में पास करेगा, ये जब तीन में पास करेगा। दो में पास करने की प्रोबेबिलिटी 40% आ गई, तो इससे तीन में पास करने की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, दैट कम्स आउट टू बी 10%। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, और अगर मैथमेटिक्स में पास करने की प्रोबेबिलिटी m है, फिजिक्स में पास करने की प्रोबेबिलिटी p है, केमिस्ट्री में पास करने की प्रोबेबिलिटी c है, तो डेफिनेटली हमको पता है जब वो तीनों में पास कर रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैथ में पास करे, फिजिक्स में पास करे और केमिस्ट्री में पास करे, तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 10%। 10% यानी कि 1/10। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो हमें पता चल गया, तो यानी कि ऑप्शन सी तो करेक्ट है। बट यहाँ पे डी भी गिवन है, यानी कि बी भी करेक्ट हो सकता है, तो हमें बी को भी चेक करना पड़ेगा। यानी पी प्लस एम प्लस सी, यानी फिजिक्स में पास करे प्लस उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस मैथ में पास करे उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस केमिस्ट्री में पास करे उसकी प्रोबेबिलिटी, उनका सम क्या होगा। ओके, उनका सम क्या होगा। सो पी प्लस एम प्लस सी। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, देखो जब वो फिजिक्स में पास कर रहा है तो ऐसे भी कुछ केस होंगे जब वो मैथ में भी पास किया होगा, यानी कि ओवरलैप होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्ट्रेट अवे नहीं निकलेगा, यहाँ पे ओवरलैप होगा, भाई वेन डायग्राम जैसा मामला होगा। ठीक है, ये कुछ केसेस होंगे जब वो सिर्फ फिजिक्स से पास किया है, कुछ जबकि वो फिजिक्स और मैथ दोनों में पास किया है, कुछ केसेस जब वो फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री तीनों में पास किया है। इजंट इट सो? तो हमें तीनों का वैल्यू तो गिवन है कि जब सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 25% है, सिर्फ दो में 40% है और सिर्फ तीन में 10% है। बट ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखो जब भी ओवरलैप होता है, तो अगर हमारा इस रीजन की हम बात करें कि जब वो फिजिक्स और मैथ दोनों में पास किया है, तो वो हमारा फिजिक्स वाले में भी काउंट होगा और मैथ वाले में भी काउंट होगा। तो जो भी जब दो सब्जेक्ट में पास करेगा तो वो फिजिक्स और मैथ या फिर कोई भी दो सब्जेक्ट में काउंट हुआ होगा। फिजिक्स और मैथ में हो सकता है, मैथ और केमिस्ट्री में हो सकता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो सकता है। तो इसकी डबल काउंटिंग होगी हमेशा। और जब वो तीन में पास किया है तो इसकी ट्रिपल काउंटिंग होगी, यानी कि ये तो तीनों में ही काउंट हुआ होगा, फिजिक्स में भी और मैथ में भी और केमिस्ट्री में भी। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 25%। फर्स्ट वाला एक ही बार काउंट होगा, प्लस 2 टाइम्स हमें करना पड़ेगा जो दो में पास हुआ है, क्योंकि वो दो बार काउंट हुआ होगा हमारे एडिशन में, और जो तीन में पास हुआ है वो तीन बार काउंट हुआ होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 25 प्लस 14 इंटू 2 यानी कि 80 प्लस 10 इंटू 3 यानी 30। सो 135%, और 135% का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा हमारा 135/100, विच इज नथिंग बट 27/20 ओनली। सो यस, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर। बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, इसलिए ना तो बी आंसर होगा ना सी होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आती है?
ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा सा सवाल जिसमें प्रोबेबिलिटी भी है, वेन डायग्राम भी है और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आता है? सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन ऑन प्रोबेबिलिटी। आई बिलीव आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट आ रहा है इसके बाद भी, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट डाउट फॉर श्योर। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, डेफिनेटली कीजिएगा। अगर कोई और भी आपका अप्रिसिएशन या फीडबैक है तो डेफिनेटली कमेंट में मेंशन कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। इस सेशन में इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। पीएनसी का भी सेशन आई विल ड्रॉप और लॉगरिदम का भी सेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। सो चेकआउट फॉर दैट।